नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत के बाद भाजपा की सरकार के सामने अनेक चुनौतियां हैं। अब हम उन्हीं चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केबी पंडित और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर चतर सिंह होंगे। 8 पीएम इंडिया के मंच पर आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। निसंदेह बीजेपी ने इस बार असंभव सी दिखने वाली बाजी को न केवल अपने फेवर में कर लिया है, बल्कि सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत उसके पास है। यानी अब उसे सरकार चलाने के लिए बैसाखियों की जरूरत नहीं है। जितनी बड़ी जीत, उतनी बड़ी जिम्मेदारी और उतनी ही चुनौतियां भाजपा के सामने। इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर साहब, अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट है। धन्यवाद धनखड़ जी। सबसे बड़ी चुनौती तो सरकार बनाने की है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि 11 तारीख को या दशहरे से पहले वो सरकार बनाएंगे। और सरकार बनाने में अभी तो कई इफ एंड बट्स हैं, क्योंकि जो चुनाव परिणाम घोषित किए गए हैं उनको लेकर के ही चुनाव आयोग के सामने, केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस ने अपनी अपील दायर की है। और ये सवाल उठाए हैं कि मशीनों में कुछ गड़बड़ थी या नहीं थी, उसकी इंक्वायरी भी वो 2 दिन के बाद करेंगे। अब वो 2 दिन कब होते हैं, यानी सरकार चुने जाने के बाद, मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद, या उससे पहले? पूरी संभावना है कि चुनाव आयोग उससे पहले जवाब देगा नहीं और हरियाणा में 2 दिन के बाद सरकार बन जाएगी। और जो ये सरकार बनेगी उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार 1 नहीं 3 हैं। चुनाव में तो ऐसा ही था। का तो पहले ही फैसला कर चुके हैं अमित शाह। अमित शाह फैसला कर चुके हैं, लेकिन अमित शाह की कितनी चलेगी ये भी तो देखा जाए। अमित शाह की कितनी चली थी और प्रधानमंत्री की कितनी चली थी? जब ये सीटों का बंटवारा हुआ, जब टिकट्स बांटे गए, तो किसकी कितनी चली, ये तो देखा जाएगा। और फिर आप ये मनोहर लाल खट्टर को क्यों भूल जाते हैं? उसकी भी तो चलेगी, वो भी तो केंद्र में मंत्री है। तो हरियाणा का असली चुनाव तो उसी ने जिताया है, एक तरह से देखा जाए। दावेदारों की बात कर रहे थे, उनके 3 दावेदार हैं। देखिए, एक तो अमित शाह ने कहा है कि नसीब सिंह, क्योंकि उनका ये तुरप का पत्ता है, जिसको मानते हैं कि उसकी वजह से, ओबीसी की वजह से जीते हैं। और सब लोगों को हमने जिताया 1 वर्सेस 35 के हिसाब से। तो पहला तो वो है। दूसरा ये कि अंबाला के जो 6 बार, अब तो 7 बार के विधायक हैं, बीजेपी के सबसे पुराने नेता हैं और अविजित नेता हैं, उन्होंने भी दावा ठोका था कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और मेरी सरकार चलेगी और तेजी से सरकार चलेगी, जिसमें बहुत कुछ विकास होगा वगैरह वगैरह। और उसके ध्रुव दक्षिण हरियाणा से राव हैं। उन्होंने क्लेम किया कि दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए राव इंद्रजीत सिंह, और वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी बेटी भी इस बार चुनाव में जीती है। तो वो भी है, उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो अभी तो देखना ये है कि बनेगा कौन मुख्यमंत्री। लेकिन अगर ये मान भी ले, दावेदार आपने छोड़ दिया है, वो है आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जी, करनाल से। जी नहीं, वो अभी चर्चा में नहीं है। उन्होंने क्लेम भी नहीं किया। हम उनकी बात करें जिन्होंने दावे किए हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, हम उनकी बात कर रहे हैं। चलो, अगर हम ये मान भी लेते हैं कि अमित शाह की चलेगी या नसीब सैनी की चलेगी, तो नसीब सैनी अगर बन भी जाते हैं, बन जाएंगे, मान के चलते हैं कि बन जाएंगे, शपथ ग्रहण करेंगे 11 तारीख को। नायब सिंह जी, हाँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि उसके चेहरे पे, या जो ओबीसी क्लास है, बीसी क्लास है, एससी क्लास है, उनका क्लस्टर, उन सबको वो लेकर के साथ आए हैं अमित शाह के स्ट्रेटेजी के अनुसार, डिप्लोमेसी के अनुसार। तो मुख्यमंत्री वही बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं पंडित जी के पास जाता हूँ। पंडित जी, एक तो आपने ये तो बताना ही है कि मुख्यमंत्री पद की क्या मामला है।
क्या बीजेपी में भी मारामारी होगी? दूसरी बात नहीं। ये है कि राज्य की नई बनने वाली सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां क्या-क्या होंगी? देखो ऐसा है, नायब सिंह सैनी कल रात को ही दिल्ली पहुंच गए थे। हम्म, आज सुबह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। जी उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ मीटिंग हुई। जी अमित शाह भी मीटिंग में भाग लेंगे। फिर जो है उस मीटिंग में हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव जी प्रधान के मीटिंग, धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ तो मीटिंग हो ही रही है जी और विप्लव देव जी बुलाए गए हैं, मनोहर लाल जी बुलाए गए हैं। कैबिनेट फॉर्मेशन पे वो विचार करेंगे। इसी बीच नई समस्या ये आई कि राव इंद्रजीत ने अपने यहाँ जीते हुए अहिरवाल के सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई अपने यहाँ जी और उन्होंने कहा भी हमारा भी ध्यान रखा जाए। जी उसमें शर्त अंदर खाने शर्त क्या है वो तो वो जाने, लेकिन एक संभावना है पॉलिटिकल उसमें, भाई मुख्यमंत्री हमारा नहीं बनाते तो मेरी बेटी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकते। जी जी एक ऑफर ये भी दिया गया और अनिल विज भी कह रहे हैं मैं भी हूं। तो सरकार के फॉर्मेशन में नायब सिंह को कोई ज्यादा झगड़ा नहीं हो, इसलिए ये भी हो सकता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में उसके बारे में विचार हो सकता है। अनिल विज का भी नाम हो सकता है। दो दो बनाने की परंपरा तो आजकल आम बात है, तो इसलिए ये तो उस लेवल पर हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने 21 सेक्टर में यानी देवीलाल स्टेडियम में शपथ लेने का कार्यक्रम बना दिया है। चंडीगढ़ में प्रशासन उसमें लग गया है और वो चाहते हैं एक बड़ा आयोजन हो, हजारों लोग उसमें भाग ले जिसमें ये शपथ ले। तो वो आयोजन की तैयारियां भी 21 सेक्टर में देवीलाल स्टेडियम में शुरू हो गई। जी ये तो अभी तक की जो घटनाक्रम है वो उसका चर्चा मोटे तौर पे की। दूसरी बात यह है कि नई सरकार जब भी बनेगी तो वो घाटे की सरकार होगी। कारण के तक 3,71,000 रुपए का करोड़ का उन पर कर्ज है। 25% उसका जाएगा ब्याज में, 50% प्रशासनिक और सैलरी वगैरह में खर्च होगा, 20-25% डेवलपमेंट के लिए मिलेगा। बीजेपी ने पहला वादा तो ये किया है कि वो 2100 रुपए मुझे लगता है कि महीना। डेवलपमेंट और समाज कल्याण सबके लिए हाँ ही समाज, 25% मिलेगा। हाँ तो वो समाज कल्याण में काउंट होती है ये पेंशन वेंशन। तो पहला काम तो वो करेगा, उसने वादा कर रखा है कि ये उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपये महीना देना। जी किन महिलाओं को देना क्राइटेरिया तो अभी तय नहीं करा, महिलाओं शब्द यूज करा उन्होंने। ये जी हवा में है लेकिन सबको नहीं दिया जा सकता, पेंशन सबको नहीं दी जा सकती, तो जी सभी महिलाओं को कैसे दी जाएगी? एक तो ये है क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा। दूसरा जी ये कौशल विकास योजना के तहत इन्होंने 1,30,000 लोग जो भर्ती करे थे जी उनको पक्के जैसी स्थिति, पक्का नहीं पक्के जैसी स्थिति में लाने के लिए 58 साल में उनकी पेंशन रिटायरमेंट की एज हो, उसके लिए ये उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया हुआ है। उस ऑर्डिनेंस को जब विधानसभा का सेशन होगा तो पहले सेशन में ही उसको पास करवाना पड़ेगा, वरना कर्मचारियों के मामले लटक जाएंगे। लेकिन वो उस समय तो जल्दी जल्दी में उन्होंने कह दिया। अब ये क्राइटेरिया तय करना भी पड़ेगा और किस तरह के कर्मचारियों को कैसे 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 कंफर्म करेंगे नौकरी पे, पक्का किस तरह करेंगे, पक्का करने की स्थिति वो होगी। अगर रेगुलर एम्प्लॉय जैसी तो ना तो उनको वेतन वृद्धि मिलेगी ना उनको पेंशन मिलेगी। जी तो ये सारी चीजें अभी विचार की विषय है। तीसरी चीज ये है, अब सरकार ने जो वादे किए हैं उसमें डेवलपमेंट के, इस समय हरियाणा की आर्थिक स्थिति तो खस्ता है। जी और दूसरी चीज ये है कि सरकार ये भी मैसेज देना चाहती है वो जनता के लिए समर्पित है। तो उन्होंने जो वादे करे, 20 वादे थे शायद उनके उसमें घोषणा पत्र में, संकल्प 74 पेज का संकल्प पत्र। हाँ वो संकल्प पत्र में जो वादे करे उनको पूरा करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। जी तो पहली समस्या तो सरकार के सामने कैबिनेट फॉर्मेशन। जी कैबिनेट में भी झगड़े होंगे, हर कास्ट के लोगों को एडजस्ट देना पड़ेगा जो सीनियर है, और राव इंद्रजीत ने जो मांग रखी है उस पर विचार किया जाना पड़ेगा।
जी तीसरी चीज ये है कि जब फॉर्मेशन हो जाए तो एक समस्या रहती है, जब मुख्यमंत्री कमजोर हो तो उनके सामने समस्या रहती है, हर आदमी जी बड़े महकमे मांगेगा, महकमों का जी बंटवारा भी एक समस्या होती है, नाराजगी बढ़ती है कई बार, तो जी वो किस तरह से करेंगे वो उन्होंने देखना पड़ेगा। फिर विधानसभा सेशन भी इमीडिएट बुलाना पड़ेगा, जी तो उसमें भी वो विधायकों की सुनेंगे कि तुम्हारी समस्याएं पूरी करेंगे, कि जो वादे करके तुम आए हो क्या क्या वादे हैं, वो सारा विचार होगा। तो सरकार अभी क्लियर कट कोई स्पष्ट नीति नहीं है उसकी, सरकार क्या चाहती है और कैसे करेगी। जो वादे किए गए हैं अभी तो हवा में है, जब इसका बजटरी एस्टिमेट लगेगा जब पता चलेगा कितना खर्च है और कितना जी लोन लेकर ये वादे पूरे करने पड़ेंगे या पुराने लोन से ही काम चला के करेंगे, ये सारी चीजें भी देखने की बात है। तो ये एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या प्रशासनिक ढांचे को कायम रखना, डेवलपमेंट के जो कल्याणकारी वादे को सोशल सेक्टर में जो करे उन्होंने, जी उसके बारे में वादा पूरा करना। और एक चीज और है, उन्होंने अपने वादे में पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जी मुझे ये लगता है जब कांग्रेस ने 6,00,000 का वादा करा मासिक का, तो इन्हें 1,500 तो और बढ़ाने पड़ेंगे, 3,000 से काम नहीं चलेगा। मुझे ये लगता है सेटिस्फाई, जो लोग हमारे वृद्ध महंगाई लोग हैं पे वो, थोड़ी सी बात कही गई थी कि महंगाई के अनुरूप उसको बढ़ाया जाएगा। पंडित जी, और मैं आता गैस हूँ आपके पास दोबारा लौट गैस के। इसमें एक समस्या, गैस सिलेंडर भी 500 रुपए का देना पड़ेगा। जी ये बड़ी समस्या है सरकार सामने, इमीडिएट प्रभाव की है, जो 15 दिन में रिजल्ट देने पड़ेंगे। अगर ये रिजल्ट नहीं दे सरकार दिक्कत में रहेगी। जी जी, मुझे तो आज भी पुराने रेट पे ही गैस सिलेंडर लेना पड़ा। 2 सिलेंडर खाली हो गए दोनों के साथ। क्राइटेरिया तय ही नहीं हुआ मैं किस किन के माफ होंगे मुझे किस फील आ रहा था कि 500 का होने वाला है, तो मैं क्यों चक्कर में तो पड़ूं, बाद में वो भरवा सब लूंगा। अब ये एक ही भरवाया है, दूसरे के लिए मैं 500 होने का इंतजार करूंगा। पंडित जी, आता हूँ आपके पास। डॉक्टर साहब से एक टिप्पणी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, पंडित जी का मानना है कि बीजेपी की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती 72 पेज के चुनाव घोषणा पत्र में जो फरी की घोषणाएं की हैं उनको पूरा करना होगी। आप क्या कहें? मुझे तो, अब मैं क्या बोलूं, बीजेपी ने कभी जो वादे किए हैं केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर कभी पूरे किए हैं? वो जुमलेबाजी होती है, वो ब्याह के जी गीत जैसे होते हैं जी उस तरह का है। ये कब जी से पंडित जी सीरियसली लेने लगे उनके 72 पेज के वादे या मोदी की गारंटी को? जी जी ये वादे पूरे हो ही नहीं सकते, कोई भी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती। जी ये तो एक झुंझुना होता है, ये मदारी की ढोलकी होती है इकट्ठा करने के लिए और नाच नचाने के लिए, दिखाने के लिए। ये जी वादे, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, जी। तो आपको वो लगता है कि वादा ही क्या बीजेपी जो कोई वफा हो वादे गया। पूरे करने वाली नहीं है, तो इनको फिर अगले सरकार चुनाव में भी चलाने के आना लिए, है? देखिए जी पंडित जी ने सही कहा है, इनको सरकार चलाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े, सरकार बनाने में ही बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इनके जो पुराने 9 मंत्री थे वो तो हार गए, उनकी जगह नए आएंगे, नए जी खिलाड़ी आएंगे, उनको कोई अनुभव तो होगा नहीं इस तरह का अपने डिपार्टमेंट चलाने का। अगर किसी को टेक्निकल एजुकेशन दे दो या किसी को मेडिकल दे दो या किसी को स्किल डेवलपमेंट दे दो, कहाँ चला बीजेपी पाएंगे? बीजेपी तो ऐसे लोग हैं 2014 कहाँ से इनके पास? नौ सिखियों की सरकार रही है। जी बिल्कुल, उनमें जो अनुभवी बिल्कुल। थे उनको मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री तो नौ सिखिया ही रहा। तो तभी तो ये हाल हुआ, जी तभी तो ये हाल हुआ, तभी तो हाँ ईवीएम का सहारा लेना पड़ा 90% और 75% बैटरी का, तभी तो जी करना पड़ा। जी वरना तो किसी को क्या पता था कि इतना हो जाएगा? किसी ने भी, मतलब मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में किसी आदमी ने सोचा होगा कि इस तरह से भी काउंटिंग करवट ले सकती है। तो जी चलिए वो चल रहा है, वो तो सेट अपार्ट। लेकिन सरकार बनाने में और सरकार चलाने में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं और जी इनको मुझे नहीं लगता कि ये संभाल पाने के लायक हैं। लेकिन जी चूंकि दिल्ली की नजदीकी है और इस बार खट्टर जैसा नहीं है एरोगेंट, या जिसका नायब सिंह कंपैरेटिवली बहुत शरीफ आदमी है, उसकी इमेज बहुत अच्छी है, सबको सुनता है और सबके साथ तालमेल उसका अच्छा है। तो इसलिए जो जो एरोगेंस की बात है या चीजें निपटाने वाली बात है, वो कम से कम किसी की एप्लीकेशन फेंक के नहीं मारेगा, किसी को बदतमीजी से नहीं बोलेगा सभा आपको के बीच में। बात नहीं वो करेगा। शरीफ आदमी है
और वो शराफत से अपना काम निकाल सकता है। और जहां तक ये बात कही है पंडित जी ने कि 2 मुख्यमंत्री, मुझे समझ नहीं आता कि दो उप मुख्यमंत्री का बोझ कैसे संभालेगा छोटा सा हरियाणा। बड़े जहाँ राज्य हैं वहां हो सकते हैं, ठीक है, आप यूपी में रख लो, बहुत बड़ा राज्य है, वो रख लो, मध्य प्रदेश में रख लो, बहुत बड़ा राज्य है ज्योग्राफिकली, डेमोग्राफी के हिसाब से भी, लेकिन हरियाणा तो बहुत छोटा है। बंसीलाल बोलते थे कि सुबह चंडीगढ़ से चलूं तो दोपहर बाद में नारनौल पहुंच जाता हूँ। इतना छोटा सा तो राज्य जहाँ एक दिन में आप कवर करके वापस भी आ सकते हो। विपक्ष भी बड़ा मजबूत है और कहते हैं कि सरकार को लगाम लगाने के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। तो इस बार मतदाता ने बड़ा स्पष्ट जनादेश दिया है और मजबूत विपक्ष दिया है, तो विपक्ष भी क्या सिरदर्दी बनेगा सरकार के लिए? अवश्य, सरकार की बिल्कुल। लगाम नहीं कर पाएगा। देखिए, वो तो अभी से शुरू हो जाएंगे, सरकार बनते ही, बनने से पहले भी सरकार के खिलाफ शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो ऐसे है जैसे किसी गांव में कहते हैं ना जी, सांप को अगर एक लाठी लग जाए तो वो खतरनाक है, वो खतरनाक है। सांप मरा अच्छा होता है या जिंदा अच्छा होता है, लेकिन सांप को लाठी लगने के बाद जितनी तेजी से वो दौड़ता है, काटता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे ही ये घायल कोई भी जानवर हो, वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो कांग्रेस आज की तारीख में घायल, विपक्ष जो है घायल है, जख्मी है, घायल है, जख्मी है, और जहां मौका मिलेगा वहीं काटेगा जी, वहीं काटेगा जहां मौका मिलेगा जी। तो ये पूरी। मैं आता हूँ फिर आपके पास। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई विपक्ष के बारे में, बड़ा मजा आया। पंडित जी, हरियाणा में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी और पार्टी ने 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का चुनावी वादा किया है। पहले तो उन्हें पूरा करना ही मुश्किल टास्क है, बाकी बेरोजगारी से निपटना किसी भी सरकार के लिए लोहे के चने चबाने के समान है। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ठीक बात है। बेरोजगारी एक विकराल रूप ले चुकी है और जब तक सरकार इसका लॉजिक एंड नहीं करेगी, समाधान नहीं निकालेगी, उस समय तक ये समस्या बनी रहेगी। और जो डॉक्टर साहब ने कही बड़ी चीज ये है कि विपक्ष बड़ा तगड़ा है। 90 में से 37 सीटों, अगर वो ढंग से बवाल मचा दें, आप पार्लियामेंट को उदाहरण मानो ना, इनकी तो 100 ही आई हैं और 240 उनकी हैं। वो 100 वाली भी कांग्रेस नचा रही है उनको, स्पीकर को भी हड़का रही है। और अचंबा जब मुझे हुआ जब उसने ये कहना पड़ा, श्रीमान अमित शाह ने, हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए स्पीकर साहब। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ स्पीकर से कहाँ तक प्रोटेक्शन मानेंगे। जो स्पीकर बनेगा वो भी हो सकता है नया हो, उसको कानून कायदे नहीं हो, अधिकारियों पर डिपेंड करेगा। तो मेरे को लगता है कि सरकार अगर हुड्डा को चाहिए, जो बोलने वाले तेज तर्रार हैं, उनकी तैयारी करवा के रखे और हाउस में इनको एक्सपोज करे, ये लागू करना था, ये लागू करना था, ये लागू करना था। और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबाव गिरे, अंदर हाउस में बोले, तो सरकार के मामले में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है अब सरकार फिर बगले झांकने लगेगी। एक बात एक मैं समझता हूँ, ऐसा लगता है मुझे। और जो मुख्यमंत्री नहीं हो, बहुत ज्यादा शरीफ होना भी खराब बात है। राजनीति में ज्यादा शरीफ भी नहीं चलता है, क्योंकि उसको बड़े बड़े प्रशासनिक काबिल अधिकारियों से डील करना पड़ता है और वो अधिकारी काम के रोड़ा बनाने में तो बड़े काबिल हैं। चलते हुए काम को कैसे रोका जाए इसके एक्सपर्ट हैं वो। काम चलाना उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। तो मुझे ये लगता है अगर मुख्यमंत्री का काम होता कोऑर्डिनेट करना, वो कोऑर्डिनेट कर जाएंगे। अभी परीक्षा की घड़ी आने वाली है विधानसभा सेशन में और सरकार चलाने में। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से लोग राजी हो रहे हैं उनको सरकार चलाने में, और बीजेपी को जो संकट का सामना करना पड़ेगा हाउस में, अगर विपक्ष अपना रोल प्रभावी ढंग से करेगा तो विपक्ष समझौता कर ले तो बात अलग है। क्योंकि अभी तक क्या रहा है, पुराना उदाहरण बता रहा हूँ, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। उनका तरीका ये था, अगर जिसको ठोकना होता था तो उसको भैरव सिंह शेखावत अपोजिशन के लीडर होते थे, उनको कहते भाई इसकी आवाज उठा फिर मैं देखूंगा। एक आदमी भैरव सिंह शेखावत पे जाता है, ये मुद्दे हैं उठाओ, और जब मुख्यमंत्री की सहमति से मुड़ते फिर मुख्यमंत्री कहता भी मुझे तो अब जानकारी मिली है
मैं इसकी जांच भी करवाऊंगा, फिर मंत्री को खींचता था वो ज्यादा बोलने वाले को। तो नायब सिंह में वो खूबी है कि नहीं, ये देखने की बात होगी। अभी अभी अपोजिशन का भी सहयोग कैसे लिया जा सकता है और अपने अंदर जो बोलने वाले ज्यादा है उनको कैसे टाइट किया जाए, ये तो अधिकारियों कह रहा था ना, मैं खुचूंगा उनको टाइट लगता है करूंगा। आप दोनों अभी से ये मान के चल रहे हैं कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, बाकी दो दावेदार जो हैं वो कागजी घोड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसा डिमांड है लगता है उनकी आपको भी। मेरी बात क्या था? ऐसा राजनीति में क्या होता है, 4 डिमांड बनाई, एक जी पूरी हो जाए वही बहुत है। उन्होंने ये दबाव घेरा है राव इंद्रजीत का, मेरे ख्याल में सोच ये है कि बेटी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे तो वेल एंड गुड, नहीं बना दे तो बढ़िया महकमा दे, और जो मंत्री बने उसकी मर्जी के बने, 2-3 जो है 10 में से 2-3 3 तो मिलेंगे उसको, और उनको भी महकमा उनकी मर्जी से दिए जाए। और जब ऐसी स्थिति हो, कमजोर चीफ मिनिस्टर हो, तो अनिल विज भी अपनी शर्त रख सकता है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इतने बड़े सांसद हैं, वो इतनी बार के सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री हैं, और उनका जो महकमा दिया गया है उसका नाम भी शायद वो खुद भी ना जानते हो, हम तो क्या जानेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी इम्पोर्टेंस मुझे नहीं लगता कि राव इंद्रजीत को मिलेगी। खैर, विचार अपने अपने, बात अपनी अपनी, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव में पहलवान, किसान, जवान, महंगाई, बेरोजगारी और कानून एवं व्यवस्था की बदहाल स्थिति आदि तमाम बड़े मुद्दे। बेशक इन मुद्दों को कांग्रेस अपनी अंदरूनी फूट के कारण भुना नहीं पाई चुनाव, लेकिन मुद्दे तो जनता के बीच आज भी। इनसे बीजेपी कैसे पार पाए? आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर आज भी किसान बैठे हुए हैं। वो जी अपनी जो एमएसपी की मांग है उसको उस पे, और जो जो भी उनकी डिमांड्स हैं, खासकर जी जो रियायत देने वाली है, कर्जा माफी है, खाद कर अभी से किल्लत शुरू हो गई है कुरुक्षेत्र में कि खाद नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी लाइनें हैं, धान नहीं उठ रहा है, इस तरह की चीजें। और किसान की सरकार, व्यापारी की सरकार, कुछ भी आप कह लीजिए इसको, आम आदमी की सरकार, कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन आम किसान के, आम व्यापारी के, आम स्टूडेंट के, आम युवा के जो मुद्दे हैं वो जस के तस हैं। जी 5 साल पहले जो थे वही आज हैं, चुनाव से पहले जो थे वही आज हैं। तो जी सबसे पहले इनको प्रायोरिटी पे शंभू बॉर्डर पे जो किसान हैं उनको हटाना, या उनसे समझौता, या कुछ भी कहिए, वो करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर तक इनको अब नहीं संभाल के रखा जा सकता। या तो क्रश करें, जो करेगी जो सरकार अब तक करती रही है, या उनकी जी मांगे माने या कोई समझौता कर ले। रही बात सबसे बड़ी, पंडित जी ने सही कहा है कि युवाओं की रोजगार के साधन मुहैया कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी आज का युवा कुछ भी उसके हाथ में नहीं है, बेरोजगार है, तो वो क्या करेगा? वो क्राइम की तरफ जाएगा, वो जहां से भी पैसे मिलेंगे, चोरी डकैत कुछ भी। जितना क्राइम बढ़ा है इस पीरियड में, और वो यूथ के द्वारा ही, इवन जो अग्निवीर हैं वो लौट करके आए, वो डकैती और उस पर शुरू हो गई, क्योंकि उनको सबको जीवन यापन के लिए कुछ पैसा चाहिए, जिसके साधन सरकार मुहैया नहीं करा रही है, तो उनको अवैध तरीके से या इमोरल तरीके से वो सब चीजों को जुटाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इनका समाधान नहीं होता है तो हरियाणा में क्राइम रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा, जैसे अब हो रहा है उसी तरह हाँ, से। अग्निवीर की पहली खेप जो है वो रिटायरमेंट आने वाली है जल्दी ही, और उनको जी कैसे एडजस्ट करेंगे? जिस तरह से वादा इन्होंने किया है कि उनको पेंशनेबल जॉब देंगे यहाँ, वो वादा अपने आप में बड़ा भयानक वादा है। उसको पूरा कर पाना मुझे नहीं लगता कि सरकार के बूते में है, क्योंकि अभी भी वो एक्स सर्विसमैन को एडजस्ट नहीं कर पा रही है, जबकि उनकी संख्या कम होती है और वो ज्यादा अनुभवी और मैच्योर होते हैं। लेकिन ये तो जी केवल 4 साल की यंग बच्चे होंगे जो हथियारों की ट्रेनिंग लेकर के आएंगे। तो निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है अगर सरकार ने उनके एडजस्टमेंट का सही तरीका नहीं अपनाया, तो निश्चित रूप से गड़बड़ी और ज्यादा क्राइम बढ़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी सरकार के लिए बेरोजगारी जो है बहुत बड़ी समस्या है। अब एक तरफ तो वो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है, सही से रोजगार नहीं दे पा रही है, दूसरी तरफ वो अग्निवीरों को कैसे पेंशनेबल जॉब देगी? कौन से विभाग में पेंशनेबल जॉब है? अभी तो पेंशन का मामला ही नहीं उठता है।
अभी तो ओपीएस और नई पेंशन के बीच उलझा हुआ है जो नई स्कीम लेके आई है। अब चलते हैं पंडित जी की तरफ। पंडित जी, इस जीत को बीजेपी के चुनाव प्रबंधन कौशल की जीत माना जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे सफल सरकार वही होती है जो जनता के दिलों पर राज करे। पिछले 10 साल के अनुभव से तो यही लगता है कि बीजेपी ने राज्य में डंडे के बूते पर सरकार चलाई। क्या दिलों पर राज कर पाएगी भाजपा? देखो, जिलों पर राज कर पाएगी इसमें शंका है, जी। शक की गुंजाइश है। कारण ये है, यदि मैं मुख्यमंत्री होता जी। तो मैं दिल्ली नहीं जाता कैबिनेट, पहले किसानों की समस्याएं हल करता। धान पड़ा है उनका, बरसात आ गई तो नुकसान हो सकता है। उनकी प्रायोरिटी में सरकार बनाना है, किसानों की समस्या दूर करना तो नहीं लगता मुझे। प्रशासनिक लेवल पर अगर ये समस्या दूर हो सकती थी तो अब से पहले हो गई होती। और कल तक तो ये मान रहे थे कि इन पे चुनाव आचार संहिता लागू है। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गए तो अब फुल फ्लेज वो आदेश दे सकता है ब्यूरोक्रेसी को। मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री के पास इतना समय है कि वो इस चीज को नोटिस में लाए। लेकिन समझदार मुख्यमंत्री ये करेगा, जनता की इमीडिएट समस्या जो किसानों की इमीडिएट है, प्रॉब्लम है किसानों के साथ। एक चीज याद रखनी चाहिए, किसान जो है फैक्ट्री नहीं चलाता है, उसकी बिजली बंद कर देंगे अफसर भेज के छापे मार देंगे। किसान तो मजदूरी करता है खेत में और उसके पास इतनी क्षमता है कि वो लड़ सकता है। ये सिद्ध कर दिया 1 साल की लड़ाई ने। तो अब उन किसानों को तंग कर रहे हैं, ये फिर आगे क्या चाहते हैं? आंदोलन का रूप तो ये बनाएंगे। जब किसानों की समस्याएं, इमीडिएट समस्या है किसान की, सारा साल वो उधार लेता है और यही फसल से बेचता है, बेच के तारता है वो। अगर उसको औने पौने भाव में फसल बेचनी पड़ी तो खुश कैसे होगा वो? तो मुझे नहीं लगता धान की फसल को लेकर के चल रही है रस्साकसी। किसान लेके वो गया है और सरकार खरीद नहीं पा रही है, सरकारी एजेंसियां खरीद तो नहीं रही है, मैं यही बता रहा हूँ। माल नहीं ये उठा रहे हैं, जो आपने जो मुझे कहा, वो सरकार जो है कैसे काम करेगी कल्याणकारी, जो जी। इमीडिएट समस्या जो पड़ी हुई है 1 हफ्ते से, उसके बारे में उनकी टाइम नहीं है। पॉलिटिकल लीडर दिल्ली में पड़े हैं, कैबिनेट बनेगी, किसको बनाया जाएगा, किसको हटाया जाएगा, उसी में लगे हैं। मैं बताया ना चीफ मिनिस्टर होता तो पहली प्रायोरिटी किसान होते मेरे लिए। पहले उनकी समस्या समाधान, कैबिनेट तो बनती रहेगी। उन्होंने कहना चाहिए था सेंट्रल लीडर्स को 2 दिन बाद शपथ ले लेंगे, लेकिन पहले समस्या का समाधान, अधिकारियों को फील्ड में तार दे भाई। जब हरियाणा रखते हुए अब हम डिबेट को समाप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। आप दोनों वरिष्ठ साथियों का नई सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया आप दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि नवगठित सरकार पहले वाली खट्टर सरकार की तरह लोगों से लाठी गोली और डंडे से बात करेगी या उनके दिलों पर राज करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।